नमस्कार, मैं विनीता सिंह, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आज आपके समक्ष कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विषय गृह विज्ञान की इकाई 2 परिसंचरण तंत्र का पाठ 4 हृदय व रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। हमने अध्ययन में सुविधा के लिए इसे 3 भाग में बांटा था। आशा है आपने इसका भाग 1 देखा होगा और वो आपको समझ में आया होगा। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे भाग में चर्चा के बिंदु क्या हैं। आज हम जानेंगे कि हृदय के कार्य क्या हैं मानव शरीर में, हृदय की वायु संरचना कैसी होती है, हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम क्या होता है, हृदय की दीवारों की संरचना कैसी होती है, हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, हृदय के कक्ष, हृदय के कपाट, साथ ही हृदय की क्रियाविधि को भी समझेंगे। आज का भाग शुरू करने से पहले भाग 1 का पुनरावलोकन करते हैं। भाग 1 में हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। परिसंचरण तंत्र मानव शरीर में वह तंत्र है जो रक्त को हृदय व रक्त वाहिनियों की सहायता से शरीर के प्रत्येक ऊतक व कोशिका तक पहुंचाता है, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग को पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन मिल सके और वे ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। साथ ही साथ निष्कासित होने वाले हानिकारक पदार्थों व कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों के माध्यम से तथा उत्सर्जी अंगों के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि माध्यम का कार्य करता है। यह परिवहन का माध्यम है पोषक पदार्थों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तथा हानिकारक पदार्थों के लिए। रक्त वाहिनियां हमने 3 प्रकार की देखी थी, धमनी, शिरा तथा केशिका। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध यानी जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। शिरा अशुद्ध रक्त लेके आती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कोशिका धमनी व शिरा को जोड़ने का काम करती है। हृदय का हमने प्रमुख कार्य देखा था भाग 1 में, जो हमने पढ़ा था कि हृदय एक पंप की भांति लगातार कार्य करता है और रक्त के प्रवाह को शरीर में बनाए रखता है। बच्चों, इस चित्र में जैसा आपको दिख रहा है कि परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं हृदय व रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां यानी धमनी, केशिका और शिरा मानव शरीर में धमनी तंत्र व शिरा तंत्र का जाल बनाती हैं, जिसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ पहुंचते हैं तथा हृदय ये निश्चित करता है कि शरीर के में रक्त का प्रवाह कभी भी बंद ना हो और वो लगातार होता रहे। सबसे पहले हृदय के कार्य हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है आपको चित्र में कि हृदय एक पंप की तरह लगातार संकुचन करता है और शिथिलन करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं होता कि हम इसे संकुचन, कई लोग सिकोड़ना और फैलना कहते हैं। फैलने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने आकार से बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फैलने का मतलब ये होता है कि सिकुड़ने के बाद, संकुचन के बाद वो प्रसरण करता है, यानी अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। हृदय पंप की तरह कार्य करते हुए शरीर में रक्त के लिए दाब उत्पन्न करता है ताकि रक्त का प्रवाह शरीर की रक्त वाहिनियों में बना रहे, रक्त सही दिशा में प्रवाहित हो, यानी अंगों से हृदय की तरफ और हृदय से अंगों की तरफ। शरीर की आवश्यकता के अनुसार हार्ट बीट या हृदय का कार्य करना या पंप करना बढ़ भी जाता है। जैसे जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तब शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उन तक ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषक पहुंचाने के लिए, ताकि वो ऊर्जा उत्पन्न कर सके, हृदय और तेज़ी से धड़कता है। वैसे ही जब आप आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो हृदय की धड़कने की या हार्ट बीट की गति कम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त शरीर की कोशिकाओं को इतनी ज़्यादा ऊर्जा या यूं कहें तो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में हार्ट बीट लगभग 72 बीट्स पर मिनट होती है। अगर हम शरीर में हृदय की स्थिति की बात करें तो हृदय वक्ष गुहा में मध्य से थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसका ऊपर का चौड़ा भाग और नीचे का नुकीला भाग थोड़ा बाईं की तरफ झुका होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 230 से 340 ग्राम तक होता है, और अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा 7 से 9 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है।
साधारणतः बोला जाता है कि हृदय एक व्यक्ति के मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय एक शंकु के आकार का खोखला मांसपेशी वाला अंग है। अगर हम इसकी वाय संरचना देखें तो उसमें जो कुछ प्रमुख चीजें हमें देखने को मिलेंगी वो हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय की पेशियों की। इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। हृदय एक प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है जिसे हृदय पेशियां कहते हैं। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, आपकी इच्छा अनुसार वो कार्य नहीं करती हैं। साथ ही ये एक विशेष प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक लगातार बिना थके अनवरत रूप से कार्य करती हैं। हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हृदय की सुरक्षा करता है। हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग एट्रियम तथा निचला चौड़ा भाग वेंट्रिकल कहलाता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। तो दायां अलिंद और दायां निलय अशुद्ध रक्त का होगा और बायां अलिंद और बायां निलय शुद्ध रक्त का होगा। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें आपको हृदय दिखाई दे रहा होगा। इसका ये चौड़ा वाला भाग अलिंद बनाता है और नीचे का नुकीला भाग निलय बनाता है। हृदय में जैसे हमने बताया 4 कोष्ठ होते हैं, तो इस तरह से अगर हम बांट दें तो ये 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। ऊपर का भाग ये हमारा दायां साइड हो जाएगा और ये हमारा बायां साइड हो जाएगा। तो दायां अलिंद और दायां निलय दाईं साइड और बायां अलिंद और बायां निलय बाईं तरफ हृदय में होता है। दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होगा और बाईं तरफ शुद्ध। अब ये शुद्ध और अशुद्ध क्या है और रक्त हम क्यों कह रहे हैं, ये अभी हम आगे और विस्तार से जानेंगे। अभी इसमें जो 2 चीजें और याद रखने वाली है वो है कौन सी वेन्स यानी कौन सी शिराएं अशुद्ध रक्त लेके आ रही है और कौन सी धमनी शुद्ध रक्त लेकर जा रही है। तो यहाँ पे हम देखें निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा ऊपर के अंगों से तथा नीचे के अंगों से अशुद्ध रक्त ला करके दाएं अलिंद में डालती है। और बाएं भाग में ध्यान दें तो महाधमनी बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर में प्रवाहित करने के लिए लेकर के जाती है। तो ये है हृदय की बाह्य संरचना। अब हम जानेंगे हृदयावरण या पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम एक दोहरे स्तर का आवरण है जो कि हृदय के ऊपर होता है। यह हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इन 2 सतहों के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अगर आप यहाँ चित्र में ध्यान दें तो ये 2 सतह होती है यानी दोहरा आवरण पेरिकार्डियम का, और इसके बीच में जो तरल भरा होता है इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियम की जो भीतरी सतह है वो हृदय की सबसे बाहरी सतह के साथ जुड़ी होती है और उसी के साथ मिलकर के प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। अब पेरिकार्डियम या हृदयावरण का क्या कार्य है? हृदयावरण हृदय को नम बनाए रखता है, बाहरी झटकों, धक्कों एवं चोटों से हृदय की रक्षा करता है। साथ ही जब हृदय संकुचन और प्रसरण करता है तो हृदय लगातार अगल बगल के अंगों से यानी कि फेफड़ों से रगड़ व घर्षण खा रहा होता है। तो यह सतह और साथ में उसमें भरा हुआ पेरिकार्डियल फ्लूइड हृदय की इस रगड़ व घर्षण से रक्षा करता है। साथ ही साथ पेरिकार्डियम हृदय की इन्फेक्शंस से भी रक्षा करता है। बाहर से जो दूसरी संरचना हमें दिखाई देती है वो है हृदय की दीवारें। अब हम जानेंगे कि हृदय की दीवारें कैसी होती हैं और उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है। हृदय की भित्ति 3 स्तर की बनी होती है। पहला बाह्य हृदय स्तर जिसे एपिकार्डियम भी कहते हैं, दूसरा पेशी हृदय स्तर जिसे मायोकार्डियम भी कहते हैं और तीसरा अंतः हृदय स्तर जिसे एंडोकार्डियम भी कहते हैं। एपिकार्डियम सबसे बाह्य स्तर होती है। यह हृदय को चारों तरफ से ढके रहती है और हृदय की सुरक्षा करती है।
यह रेशेदार तंतुमय संयोजी ऊतकों से बनी होती है। दूसरी है मायोकार्डियम। यह बीच की मांसपेशी वाली स्तर है। मायोकार्डियम स्पेशली कार्डियक मसल्स की बनी होती है। यही वो पेशी है जो हृदय को संकुचन व प्रसरण करने के लिए प्रेरित करती है। यह लगातार अनवरत कार्य करती है बिना रुके हुए। तो मायोकार्डियम हृदय की दीवारों की सबसे मोटी सतह होती है। तीसरी सतह है एंडोकार्डियम, जो कि भीतरी सबसे पतली सतह होती है, या एक कोशिकाओं की पतली सतह यानी थिन लेयर ऑफ वन सेल्स होती है, और ये एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। एंडोकार्डियम हृदय की भीतरी गुहा को चारों तरफ से ढके रहती है। तो इस प्रकार ये तीनों सतहें मिलकर के हृदय की वॉल्स या दीवारों की संरचना करते हैं। हृदय की दीवारों की संरचना में जो निलय की दीवारें हैं यानी ऑरिकल की दीवारें, वेंट्रिकल की दीवारें, वो ऑरिकल की दीवारों से मोटी होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल रक्त को शरीर में ज्यादा दबाव के साथ परिसंचरण के लिए भेजता है। अब हम बात करेंगे हृदय की आंतरिक संरचना की। हमने अभी हृदय की बाह्य संरचना देखी और देखा कि हृदय बाहर से शंकु के आकार का खोखला अंग है। हमने बात करी कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानवों में 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम मछली की बात करें तो वो 2 कोष्ठीय होते हैं, और अगर रेप्टाइल्स की बात करें और एम्फीबियंस की तो ये 3 कोष्ठीय होते हैं। मनुष्य में हृदय 4 कोष्ठकों वाला होता है। हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र देख करके बच्चों अक्सर डर लगने लगता है कि कितना कैसा डिफिकल्ट चित्र है, इसको कैसे बनाएंगे और कैसे याद करेंगे। तो जब भी आप चित्र देखें तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आंतरिक संरचना में आपको 3 चीजों की लेबलिंग जरूर करनी है। पहली है वॉल्स की, दूसरी चेम्बर्स यानी कोष्ठकों की, यानी कितने कक्ष होते हैं, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी कहाँ से रक्त ला रही है और कहाँ लेकर के जा रही है। तो इन्हीं चीजों को हम इस चित्र में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चेम्बर्स की। तो दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो ये हमारे हो गए 4 कक्ष जिन्हें चेम्बर्स भी कहते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय, 4 चेम्बर्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्स की। वॉल्स जो अलिंद को निलय में, रक्त को अलिंद से निलय में जाने देते हैं। एक वॉल्व जो दाएं अलिंद से दाएं निलय में मिलेगा, दूसरा वॉल्व जो बाएं अलिंद से बाएं निलय में मिलेगा, तीसरा वॉल्व जो आपको एओर्टा या महाधमनी में मिलेगा, और चौथा वॉल्व जो आपको फुसफुस धमनी में मिलेगा। तो हमने देखे 4 वॉल्स, 4 कक्ष, साथ ही साथ धमनी और शिराएं। इसमें महाशिरा नीचे ऊपर से आने वाली और नीचे से आने वाली, यानी उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, ये अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से रक्त शुद्ध होने के लिए फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ों या लंग्स में भेजा जाता है। वहां से शुद्ध होकर के रक्त फुसफुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है, और फिर एओर्टा के द्वारा यानी महाधमनी के द्वारा शरीर में परिसंचरण के लिए भेजा जाता है। तो बच्चों, ये है हृदय की आंतरिक संरचना। अब हम एक एक करके जो हमने बात करी कक्ष की और वॉल्व्स की, इनको और अच्छे से समझेंगे। हृदय के कक्ष या चेम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो हमने बताया कि 4 तरह के होते हैं। 2 फ्लोर्स, ऊपर के 2 अलिंद, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार 4 चेम्बर्स आपको शरीर के हृदय में दिखाई देंगे। अलिंद को रिसीविंग चेम्बर्स भी कहते हैं, यानी ग्राही कक्ष। इसमें
शिराओं से और धमनियों से रक्त आके एकत्रित होता है। अलिंद से फिर रक्त निलय में जाता है। निलय को पंपिंग चेम्बर्स कहते हैं, क्योंकि निलय यानी वेंट्रिकल्स रक्त को फेफड़ों में भेजता है और शरीर में भेजता है उनके भ्रमण के लिए, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए और महाधमनी द्वारा शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए। तो हमने जाना कि ऑरिकल यानी कि अलिंद रिसीविंग चेम्बर्स है, निलय यानी कि वेंट्रिकल्स पंपिंग चेम्बर्स हैं, कुल चार कक्ष होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। दाया और बाया भाग शुद्ध और अशुद्ध रक्त के हिसाब से बटा हुआ है। दाई साइड हमेशा आपको अशुद्ध रक्त मिलेगा, यानी दाएं अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त होगा जो कि नीले रंग से दिखाया जा रहा है, और बाएं साइड यानी बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त होगा जो गुलाबी रंग से दिखाया जा रहा है। अब हमने कहा चार कक्ष होते हैं, तो चार कक्ष अच्छे से डिवाइडेड हैं। इनके बीच में सेप्टम पाया जाता है या पट पाया जाता है मसल्स का, जिसे अंतरा अलिंद पट जो कि दोनों अलिंदों को अलग करता है, इसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। नीचे की तरफ दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक मसल की लेयर पाई जाती है, इसे बोलते हैं अंतरा निलय पट या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों सेप्टम्स हृदय के चारों कक्षों को विभाजित करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे हृदय के कपाट की, यानी कितने वॉल्व्स होते हैं हार्ट में। वॉल्व्स चार होते हैं जो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला है वलन कपाट, जिसे कस्पिड वॉल्व्स भी कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, यानी त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट। दूसरे प्रकार के कपाट को कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये दो प्रकार के होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व, यानी पल्मोनरी कपाट और एओर्टिक कपाट। त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व में तीन फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं, और द्विवलनी कपाट में दो फ्लैप होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट यानी पल्मोनरी कपाट में तीन फ्लैप्स होते हैं, इन्हें हम चित्र में भी देख सकते हैं। ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ यानी अलिंद से निलय की तरफ दाईं साइड होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और द्विवलनी कपाट होता है बाईं साइड में बाएं अलिंद से बाएं निलय के मध्य में। अर्धचंद्रा कपाट यानी पल्मोनरी कपाट होता है फुसफुस धमनी में, और एओर्टिक वॉल्व होता है महाधमनी या एओर्टा में। अब वॉल्व का कार्य क्या है? त्रिवलनी कपाट की बात करें तो त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट वॉल्व्स हैं, और ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में रक्त को जाने देते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इनमें रक्त का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, तो इसमें जो फ्लैप्स होते हैं वो कुछ इस तरह लगे होते हैं। तो ऊपर से जब अलिंद में रक्त भर जाता है और प्रेशर आता है तो फ्लैप्स खुल जाते हैं और रक्त वेंट्रिकल में भर जाता है। भरने के बाद जब वेंट्रिकल में रक्त ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर बढ़ता है तो ये फ्लैप्स वापस ऊपर उठ करके रक्त को वापस निलय से अलिंद में नहीं जाने देते हैं। ऐसे ही अगर हम अर्धचंद्राकार या पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व की बात करें तो इनमें वॉल्व कुछ इस प्रकार लगा होता है, यानी रक्त को चूंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो वॉल्व ऐसे लगे होते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैप ऐसे खुलता है और रक्त ऊपर की तरफ जाता है, और जब ऊपर की तरफ रक्त आ जाता है तो ये फ्लैप उस प्रेशर से फिर वापस बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी से हृदय में या निलय में वापस ना जाए। तो वॉल्व्स का क्या कार्य है कि रक्त के बैक फ्लो को रोकना। ये सुनिश्चित करता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कभी आपस में ना मिले, और वो जिस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं उसी दिशा में वो आगे की तरफ बढ़े, पीछे ना आए, क्योंकि अगर वो पीछे आएंगे तो रक्त की क्रियाविधि गड़बड़ हो जाएगी और शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। तो वॉल्व्स
रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, साथ ही साथ उनके बैक फ्लो को रोकते हैं। हमने जो वॉल्व्स की बात करी उसे आप इस चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे बाइकस्पिड वॉल्व की, जिसमें 2 कपाट होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसमें 2 फ्लैप्स हैं। ये इसमें सही समझ में आ रहा है। और यही एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व की बात करें तो देखिए इसमें 3 फ्लैप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जब हृदय संकुचन और प्रसरण करता है और रक्त जा रहा होता है तो ये फ्लैप ऐसे ही खुलते हैं और बंद होते हैं। बच्चों, आपने दिल की धड़कन सुनी होगी, धक धक, लेकिन क्या आपको वो पता है कि वो क्यों होती है? जो दिल में धड़कन सुनाई देती है वो वाकई में इन फ्लैप्स के बंद होने की, यानी वॉल्व जब बंद होता है तो जो आवाज करता है वही दिल की धड़कन होती है। टेक्निकली जो हार्ट बीट है उसे लब डब कहते हैं। जब कस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है जिसे लब कहते हैं, और जब एओर्टिक वॉल्व बंद होते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड आता है जिसे डब कहते हैं। तो अगर हृदय धड़क रहा है तो आपको कुछ इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, लब डब लब डब लब डब, यानी आपके वॉल्व्स खुल रहे हैं और रक्त का प्रवाह बंद लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स इसी को सुनकर के हृदय की गति के अनुसार और हार्ट बीट्स को सुनकर के हृदय से जुड़ी कई परेशानियों के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। अगर आप बगल वाला चित्र देखें तो इसमें भी आप वॉल्व्स की, जो मैंने बताया कि रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, उसको समझ सकते हैं। शिराएं उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं ऑरिकल में लाती हैं। दाएं ऑरिकल से वॉल्व के थ्रू रक्त दाएं निलय में आता है। दाएं निलय में जब प्रेशर बढ़ता है तो फ्लैप या वॉल्व बंद हो जाते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह रक्त पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में जब वॉल्व को ब्लड क्रॉस कर लेता है और यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस निलय में ना आने पाए। यहाँ से रक्त लंग्स में जाता है, यानी फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन ले करके फिर यहाँ से वापस आता है बाएं साइड के ऑरिकल में। बाएं साइड के ऑरिकल में पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त लेकर के आती है और फिर बाएं ऑरिकल से बाएं वेंट्रिकल में रक्त चला जाता है, और जब यहाँ पे रक्त का प्रेशर ज्यादा होता है तो ये फ्लैप या बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। जब यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है और यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है तो एओर्टा यानी महाधमनी का वॉल्व खुलता है और यहाँ से रक्त महाधमनी द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स और उसमें फ्लैप्स यानी चारों कोष्ठ और उसके वॉल्व और हृदय की मांसपेशियां लगातार जब संकुचन और प्रसरण करती हैं तो रक्त एक कक्ष से यानी एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाता है और फिर हृदय से निकल करके पूरे शरीर में और फेफड़े में शुद्ध होने के लिए और बाकी पूरे शरीर में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वॉल्व हमारे शरीर में या हमारे हृदय में किस प्रकार से कार्य करते हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे कि हृदय की क्रियाविधि या हार्ट साइकिल की। हार्ट साइकिल हृदय की हार्ट बीट है, यानी जो हम बात करते हैं कि हृदय का संकुचन और हृदय का प्रसरण। हृदय के संकुचन को कहते हैं प्रकुंचन या सिस्टोल। शिथिल होने को या प्रसरण को कहते हैं अनुशिथिलन या विमोचन, जिसे डायस्टोल भी कहा जाता है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलाकर के एक हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल बनाता है। सिस्टोल वह प्रक्रिया है जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। वहीं डायस्टोल वह प्रक्रिया है जिसमें हृदय प्रसरण करता है या रिलैक्स करता है तथा उसमें
वापस ऑरिकल्स में रक्त में फिलिंग शुरू हो जाती है। अगर ये साइकिल यानी हार्ट साइकिल लगातार चलती रहे तो इसे स्पंदन कहते हैं। यानी इस स्पंदन को आप अपनी नाड़ी में या किसी भी आर्टरी में महसूस कर सकते हैं, जिसे हम नब्ज या पल्स भी कहते हैं। हृदय एक बार में करीब 70 ml ब्लड पंप करता है और अगर एक दिन में देखें तो करीब 7600 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में पर डे पंप करता है। इसलिए हृदय का कार्य बहुत ही आवश्यक है। सिस्टोल और डायस्टोल में की यह 4 चरण है, जिसे देख लेते हैं। सबसे पहले अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा ऑरिकल में एकत्रित होता है और इधर शुद्ध रक्त लेफ्ट साइड के ऑरिकल में कलेक्ट होता है और दोनों ऑरिकल में रक्त का इकट्ठा होना एक साथ ही शुरू होता है। फिर दोनों ऑरिकल से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के ऑरिकल से रक्त लेफ्ट साइड और राइट साइड के वेंट्रिकल में आता है। दोनों तरफ के ऑरिकल और दोनों तरफ के वेंट्रिकल में रक्त एक साथ ही एकत्रित होते हैं और एक साथ ही बाहर परिसंचरण के लिए भेजे जाते हैं। वेंट्रिकल में आने के बाद जब रक्त या हृदय बात करें, हृदय नीचे से यानी हृदय का निलय जब कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी प्रकुंचन या सिस्टोलिक मोड में आता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है निलय में, तो ये रक्त पुश किया जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, ताकि ये लंग्स को जाए शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ये बॉडी में जाए ऑक्सीजन लेकर के बॉडी की मसल्स तक। इसके बाद जब ब्लड रोटेशन के लिए चला जाता है तो उसके बाद पुनः यहाँ पे डायस्टोल हो जाता है, क्योंकि निलय कॉन्ट्रैक्ट कर गया, रक्त संचरण के लिए चला गया, और फिर इसके बाद डायस्टोल की स्थिति आ गई, यानी कि हार्ट रिलैक्स स्टेट में हो गया और ऑरिकल्स में वापस रक्त भरने लगा। तो ऐसा नहीं होता कि हृदय में पहले राइट ऑरिकल में आपका ब्लड आया, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स के पास प्योर होने के लिए जाए, फिर ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर वो लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिकल में आए, लेफ्ट साइड ऑरिकल में आने के बाद वो फिर वेंट्रिकल में आए। ऐसा नहीं होता है। दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ ही भरते हैं, और जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फेफड़ों तक और शरीर तक रक्त एक साथ ही भेजा जाता है। तो इसे कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल प्रकुंचन था यानी कॉन्ट्रैक्शन था। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर डालता है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, जो कि 120 mmHg होता है, जिसे हम साधारण भाषा में ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और जब अनुशीतलन या डायस्टोल हो रहा होता है तो डायस्टोल चूँकि रिलैक्स स्टेट है तो इस वक्त दाब कम होता है, जो तकरीबन 80 mm ऑफ Hg यानी 80 mm ऑफ Hg होता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। बच्चों, अगर आज का भाग समझ आया हो तो अपनी उत्तर पुस्तिका में ये प्रश्न जरूर करें। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, मानव हृदय के कार्यों का वर्णन कीजिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय का पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, और हृदय की कार्यविधि सचित्र समझाइए। बच्चों, मैं प्रवीणा श्रीवास्तव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली से उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा संचालित हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट के भाग 3 के साथ। चूँकि आज की कक्षा खंड काव्य की दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त करेगी, अतः यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आशा करती हूँ आप एकाग्रचित होकर कक्षा से जुड़ चुके होंगे। तो चलिए कक्षा प्रारंभ करने से पहले देखते हैं पूर्व की कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा, अर्थात देखते हैं पूर्वावलोकन। तो
पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा खंड काव्य का परिचय व विशेषता, खंड काव्य के रचनाकार श्री गंगा रत्न पांडे के जीवन का संक्षिप्त परिचय, नायक महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, खंड काव्य की ऐतिहासिक भूमि पर भी चर्चा करी, सर्गों का काव्य पाठ, सारांश, समीक्षा व प्रश्न विधा पर भी चर्चा करी। साथ ही हमने अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर भी विचार किया। इस प्रकार पूर्व की कक्षा में कुल 5 सर्गों का अध्ययन कर लेने के पश्चात आज की कक्षा हेतु मात्र 2 ही सर्ग शेष हैं, जिनका शीर्षक है पृथ्वीराज और भामाशाह। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी आज की कक्षा का विशेष आकर्षण है परीक्षा में अधिक अंक कैसे अर्जित किए जाएं। इसलिए आप अंत तक कक्षा से जुड़े रहिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं छठा सर्ग, जिसका शीर्षक है पृथ्वीराज। बीती रात नवल अरुणाभा झलकी पूर्व क्षितिज पर, पद्म कोश के द्वार खुले अली गूंज उठे सरसिज पर, झलमल झलके हल्के हल्के हिमकर तरुण तृण दल पर, नीर छोड़कर चले विहग दल मुखर हो उठा अंबर, वही मदिर मलयानिल लेकर नव जीवन की आशा, कहीं मुग्ध कलियों ने हंस हंस जीवन रस परिभाषा, उठ बैठे राणा मन में संकल्प लिए नव अपना, मुक्ति प्राप्ति के लिए मुझे होगा जीवन भर तपना, सजग किया सबको तत्पर हो हमें दूर है जाना, करना है मरु पार जहां आश्रय का नहीं ठिकाना, लक्ष्य दूर दुर्वह पथ संकट पग पग आएंगे, असी व्रतधारी बलिपथी हम किंतु न घबराएंगे, पढ़कर पत्र नेत्र राणा के रक्तारुण हो आए, विविध भाव उनके मस्तक पर सावन घन से छाए, बोले आए हैं तो सादर उन्हें बुलाकर लाओ, मैं आता हूँ तब तक उस वट के नीचे बिठाओ, अनुचर चला गया पर राणा खोए खोए कुछ क्षण, बैठे रहे अचल यद्यपि था अति विचलित अंतर्मन, फिर रानी लक्ष्मी से बोले सहज धीर संयत स्वर, मुझे लग रहा पृथ्वी से भी घाट कर पृथ्वी का यह पत्र अभी अपना अनुचर लाया है, कहते हैं वे अब उसका छत्रित्व उभर आया है, जाता हूँ देखूं तो क्या प्रस्ताव नया लाए हैं, अकबर के कवि सखा आज क्यों अरावली आए हैं, लेकर के करवाल कुटी से राणा बाहर आए, चिंतित मन फिर नियत दिशा में अपने पैर बढ़ाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब पृथ्वीराज अकबर की मंशा को भांपकर राणा प्रताप की शरण में आते हैं और राणा प्रताप से अनुग्रह करते हैं कि वो राजपूतों के लाज की स्वाभिमान की रक्षा करें। पृथ्वीराज देख राणा को दोनों हाथ उठाकर कुछ निष्प्रभ से ज्यों सूर्योदय के पश्चात निशा कर बोले, यश गाता है जिनका जन्म भूमि का कड़कड़, गूंज रहा हल्दी घाटी में जिनका भैरव गर्जन, धन्य हो गया मेरा जीवन दिए आपने दर्शन, रखिए लाज राजपूतों की सिसो दिया कुलभूषण। जब राजपूतों ने शोणित से सींची हल्दी घाटी, वीर प्रसरु होकर भी रोई जन्मभूमि की माटी। जब सूर्य ध्वज झुका लुटी थी मर्यादा बप्पा की, फिरा घूमता वन निर्जन में जब प्रताप एकाकी, तब राजपूती लाज आपको लगी फूलती फलती, अकबर के सुचारु शासन में आन बान से पलती। तब अकबर की राजसभा में मनसबदारी पाकर, रजपूती मर्यादा चमकी थी उनका यश गाकर। इस प्रकार से मातृभूमि की इतने दिन सेवा कर, छोड़ दिया क्यों मान सिंह का साथ अपने कविवर। कैसे आज आपको सहसा याद हमारी आई, अहो भाग्य इस अरावली ने नूतन गरिमा पाई। पर प्रताप है आज अकिंचन निसंबल निस्साधन, कैसे स्वागत करें कैसे कृतज्ञता ज्ञापन। सब यथार्थ जो कहा आपने क्षुद्र स्वार्थ में भूले,
रहे आज तक मूढ़ बने हम, दास्य गर्व में फूले। हम भ्रम में थे, दिल्लीश्वर ही जगदीश्वर है अपना, सत्य एक उसकी प्रभु सत्ता, शेष और सब अपना। जब सपना टूटा तब सहसा सत्य दृष्टि में आया, सर्वग्रासी इस प्रभु सत्ता ने सबको है भरमाया। क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत हम अपना गौरव खोकर, धन्य समझते रहे स्वयं को दास अकिंचन होकर। हमने सच ही मातृभूमि की मर्यादा बिसराई, नत शिर होकर लाज राजपूतों की हाय डुबाई। अब तक लाज स्वदेश जाति की बची जब एक भुजबल से, अकबर एक आपको वश में कर न सका छल बल से। एक अग्नि ही तो जगती में है करदम क्षय सक्षम, एक दिवाकर का प्रकाश ही हरता सदा निवर्तम। एक ही राम राज त्याग वन वन घूमे निसंबल, उनके वंशज आप न हो क्यों मर्यादा में अविचल। इस युग के पुरुषोत्तम हे युग युग प्रणमय बलिदानी, मातृभूमि के अमर पुत्र स्वातंत्र समर सेनानी। यह अकबर का चारण अपने जीवन की निधि खोकर, आया चरण शरण राणा जी आज पाप नित धोकर। राणा द्रवित हुए बोले, यह अनुताप तुम्हारा, पृथ्वीराज राजपूतों की जागृति का शुभ तारा। पर क्या हुआ, घटी क्या अघटित, मर्म यथार्थ बताओ। हो आश्वस्त शांत निर्भय मन, विरुद्ध न मेरा गाओ। बैठ गए पृथ्वी के सम्मुख राणा एक शिला पर, उसकी व्यथा कथा सुनकर फिर बोले शीश हिलाकर। सत्ता का यह मद अकबर की भीषण राज्य पिपाशा, मुझे ज्ञात थी पहले ही पर कभी न थी यह आशा। अपने आश्रित कवि के कुल की लज्जा भी लूटेगा, उसका मद विष बुझा विषिक पृथ्वी पर भी टूटेगा। क्षीर पिलाकर कुटी व्याल का पालन जो करते हैं, उसके घातक गरल दंश से वे ही नर मरते हैं। पर जो था भवितव्य हो चुका, बोलो अब क्या करना है। लेना है प्रतिशोध की बैठे बैठे आहें भरना है। सहसा दुखद स्वप्न से जैसे जाग उठा हो कोई, जैसे मृदु आलोपन पाकर लौटे संज्ञा कोई। महाराणा प्रताप को पृथ्वीराज द्वारा जब अकबर की क्षुद्र मंशा का पता चला तो अत्यंत क्रोधित हुए और पृथ्वीराज से बोले, जो बीत चुका उसे छोड़ो और अब क्या करना है इसका निश्चय करो। दृढ़ प्रतिज्ञ हो और उठो। मूर्छागत पौरुष में जैसे नई चेतना आए, रजनी के श्यामल पट पर जो अरुणाभा छा जाए। म्लान मलिन मुख पर पृथ्वी के वैसी ही द्युति चमकी, प्रतिहिंसा की लपट सजल नयनों में सहसा चमकी। पुण्य भूमि में यह राजपूत मर्यादा का पावन थल, जहां आपकी चरण धूलि से धन्य बनावन अंचल। मैं आया हूँ लेकर यह संकल्प आज निज मन में, एकाकी निसंबल भटकेंगे ना आप इस वन में। साधन प्रचुर सैन्य सज्जा के हम उपलब्ध करेंगे, फिर भगनाश राजपूतों में नव संकल्प भरेंगे। फिर गरजेगा ढोल जुझाऊ स्वाधीनता समर के, अमर बनेंगे वीर देश हित समर भूमि में मर के। फिर से हर हर महादेव का समर घोष गूंजेगा, फिर सूर्य ध्वज ऊंचा होकर नभ मंडल छू लेगा। फिर मेवाड़ मुक्त हो जिससे वही एक पथ मेरा, विफल मनोरथ हो अकबर अब यही मनोरथ मेरा। आशा साधन सिद्धि सभी संकेंद्रित उस नरवन में, कभी पराभव की छाया भी सुनी न जिसके स्वर में। संकल्पित उद्देश्य सिद्धि का मार्ग खोज लेते हैं, साधन तो साधक के पीछे स्वयं चले जाते हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र संबंध सूत्र हूँ केवल, भामाशाह करेंगे प्रस्तुत अपने साधन संबल। उनकी विनय सुने स्वीकारें यही निवेदन मेरा, बीतेगी यह निशा मुक्ति का होगा पुनः सवेरा। दूर नहीं वन में ही है वे दर्शन के हित तत्पर, यदि राणा की आज्ञा हो तो लाऊं अभी बुलाकर। इस प्रकार काव्य पाठ पढ़ने के पश्चात देखते हैं संपूर्ण कथानक का सारांश और समीक्षा। सवेरा हुआ और पूर्व दिशा में सूर्य की अरुण आभा फैल गई। कमल कोश खुले
और भंवरों ने गुंजार किया। पक्षियों के उड़ने से आकाश मुखरित हो उठा। इसी समय महाराणा प्रताप नवीन संकल्प से भरकर उठे कि अब हमें अरावली के पार जाकर बलि पथ पर कदम बढ़ाना है। कुछ ही देर में सब लोग प्रस्थान करने की तैयारी में जुट गए। इसी समय एक अनुचर आया और महाराणा प्रताप को प्रणाम करके एक पत्र दे दिया। महाराणा प्रताप ने पत्र पढ़ा और कहा कि पत्रवाहक को सादर बुलाकर वट वृक्ष के नीचे बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। महाराणा प्रताप किंचित चिंता में डूब गए और रानी लक्ष्मी से कहा कि कहीं अकबर ने कोई चाल तो नहीं चली है। फिर तलवार लेकर कुटी से बाहर निकल आए और पत्रवाहक पृथ्वीराज के समीप गए। पृथ्वीराज महाराणा प्रताप के संबंधी थे, किंतु स्वार्थवश अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। वे कवि थे और अकबर के चारण का काम करते थे। महाराणा प्रताप को देखते ही उनकी प्रशंसा करने लगे। आप राजपूतों के गौरव हैं, मेवाड़ का कड़कड़ आपका यश गाता है। आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। हे सिसोदिया कुलभूषण, अब राजपूतों की लज्जा की रक्षा आप ही कर सकते हैं। इस पर महाराणा प्रताप ने कहा कि अब राजपूतों की मान मर्यादा का खून किया जा रहा था, तब यह सब याद नहीं रहा था। जब बप्पा रावल की मर्यादा लूटी गई थी, तब आप कहाँ थे? क्या अकबर की राजसभा में मनसबदारी करके आपका मन नहीं भरा? हे कविवर, अब आपने मान सिंह का साथ क्यों छोड़ दिया? अब अचानक ही हमारी याद कैसे आ गई? खैर, आपके आने से अरावली की गरिमा तो बढ़ी। और बताओ कि मैं अकिंचन आपका स्वागत कैसे करूं? पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि महाराज, आप जो भी कह रहे हैं सत्य है। मैं ही भ्रम में था, जो दिल्लीश्वर को जगदीश्वर समझे बैठा था। हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो उसका दास कहलाकर भी अपने को धन्य समझ रहे थे। वस्तुतः एकमात्र आप ही अलग जगाए रहे। वैसे यह भी सत्य है कि एक ही चिंगारी पाप को जलाकर राख कर देती है। एक ही होने पर भी सूर्य संसार भर के अंधकार को दूर कर देता है। और एक ही राम थे जिन्होंने निशाचरों का संहार किया। हे महाराणा, तुम उन्हीं प्रभु राम के वंशज हो। तुम ही मातृभूमि को स्वतंत्र करा सकते हो। यह चारण अकबर को छोड़कर हमेशा के लिए आपकी शरण में आया है और पापों को धोने का अभिलाषी है। इस पर महाराणा प्रताप ने पूछा कि तुम्हारे पश्चाताप पर मुझे विश्वास है, पर वह कौन सी घटना है कि तुम अकबर को छोड़कर यहाँ आ गए? पृथ्वीराज ने कहा, अकबर सत्ता मद में चूर हो रहा है। उसने मेरे ही कुल की लाश लूटने की कोशिश की तो सहा न जा सका। सच तो यह है कि अकबर वह जहरीला नाग है जिसे हमने ही दूध पिला पिला कर पाला है और अब हमें ही काटना चाहता है। इस पर महाराणा प्रताप ने कहा कि जो होना था हो चुका। अब यह बतलाओ कि क्या पश्चाताप ही करते रहोगे या प्रतिशोध भी लोगे? पृथ्वीराज ने कहा कि निश्चित ही प्रतिशोध लेना है। महाराणा प्रताप ने कहा कि प्रतिशोध कैसे लेंगे? पृथ्वीराज ने कहा, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। जब मन में शुभ संकल्प हो तो संसाधन भी जुट जाते हैं। इस समय भामाशाह प्रतीक्षारत हैं। आप उनका निवेदन स्वीकार करें और युद्ध की तैयारी में जुट जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें यहीं बुला ले आऊं। इस कथानक से ज्ञात होता है कि निश्चित ही पृथ्वीराज अपनी करनी पर पछता रहा था और उसे ज्ञात हो चुका था कि उसने अकबर का साथ देकर भारी भूल की थी। कहते हैं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी कथन को महाराणा प्रताप ने चरितार्थ किया और पृथ्वीराज को गले से लगाया। साथ ही भामाशाह को साथ लेकर नवीन उत्साह से भरकर युद्ध के लिए कूच कर दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज सर्ग का संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात बढ़ते हैं अगले सर्ग की ओर, जिसका शीर्षक है भामाशाह। भामा उसी शिला पर बैठे सोच रहे थे मन में, भावी कोई नया मोड़ क्या लाएगी जीवन में। क्या मेवाड़ भूमि तजकर अब मुझे न जाना होगा, क्या प्रताप चित्तौड़ जीत कर फिर महाराणा होगा।
आशा और निराशा की लहरों पर उठते गिरते करने लगे विचार समस्या पर अपनी वे फिर से। कभी एक मृग यूथ वनों में निर्भय विचरण करता, निकल गया उनके सम्मुख से मुक्त चौकड़ी भरता। अरावली की वह उपत्यका निर्जनता में सुंदर, गूंज उठी उनके पदरस से गूंज उठा वन प्रांतर। वृक्ष छोड़ उड़ चले व्योम की ओर सहस्र विहगवर, गूंज उठा अंबर में उनके मुक्ति गीत का नव स्वर। मुक्ति पवन है, मुक्त गगन है, मुक्त पंख है अपने, मुक्त मेदिनी का प्रसार है, मुक्त हमारे सपने। राणा लगे सोचने, सच ही तो ये खग कहते हैं, मुक्त मेदिनी का प्रसाद है जिस पर हम रहते हैं। फिर क्यों इन उन्मुक्त धरा पर बंधन तनिया मन का, किसको है अधिकार द्वार अवरुद्ध करे जीवन का। है किसको अधिकार दासता आरोपित करने का, छीन झपट औरों से अपना स्वर्ण कोश भरने का। एक सबल द्वारा निर्बल का निर्मम दारुण शोषण, मत्स्य न्याय यह अन्यायी का यह अबाध हित पोषण। स्वत्व एक का छीन दूसरे का गर्वोन्नत गर्जन, अपनी स्वार्थ त्रुटि के हित नित नई नीति का सर्जन। यह प्रताड़ना आदर्शों की ओट चोट करने की, यह अनीति की रीति प्रीति घट में भी विष भरने की। दस्य वृत्ति को परम शौर्य का गौरव पद देने की, छल प्रपंच को राजनीति का कौशल कह लेने की। परंपरा यह सत्ता के हित सर्वनाश करने की, ग्राम नगरपुर खेत बाग सबका विनाश करने की। यह दुर्दम रणनीति विजय अभियान राज्य लिप्सा का, निरपराध निर्बल को छलकर उड़ती विजय पताका। यह विकास है मानवता का, तो दानवता क्या है। यही सत्य है यदि जीवन का, तो फिर क्या मिथ्या है। नहीं नहीं यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं हो सकता। छिपा भले हो मानवता का, सूर्य नहीं खो सकता। खंड खंड कर अंधकार को वह फिर से चमकेगा, आज नहीं तो कल स्वदेश का भाग्य अवश्य जगेगा। और अन्यथा क्यों कवि पृथ्वी राज यहाँ तक आते, क्यों फिर भामा शाह खोजते मुझे और पा जाते। महाराणा प्रताप मन में चिंतन करते हैं। पूर्व में घटित घटनाएं उनके स्मृति पटल पर एक एक करके जागृत होने लगती हैं। वे सोचते हैं यदि यह सत्य न होता तो पृथ्वीराज भला मुझे क्यों मिलते, भामाशाह मुझे क्यों ढूंढते हुए यहाँ तक आते। निश्चय ही जो भी इन्होंने कथानक सुनाया है वह सत्य होगा। जय हो जननी जन्मभूमि की एक लिंग की जय हो, जय हो सूर्य ध्वज की राणा का प्रताप अक्षय हो। चौंक उठे राणा टूटा उनका विचार क्रम तन में, देखा भामा शाह खड़े थे सन्मुख नत शिर सविनय। बोले किसकी जय कहते हो, राणा यहाँ कहाँ है। यह प्रताप असहाय अकेला वन वन भटक रहा है। क्या चित्तौड़ दुर्ग पर अब है सूर्य ध्वज लहराता, परचम मोहम्मदी अकबर का वहां आज फहराता। जय हो एक लिंग की जय जिनके प्रसाद से अविचल, मैं अब तक अविजित हूँ है संकल्प अडिगमन अविकल। अविजित है विजयी भी होंगे देव शीघ्र निसंशय, मातृभूमि होगी स्वतंत्र फिर हम होंगे फिर निर्भय। एवमस्तु संकल्प यही है भामाशाह हमारा, खोज रहे संकल्प पूर्ति के साधन सैन्य सहारा। यह निश्चित है मातृभूमि का शीश न कभी झुकेगा, मुक्ति हेतु अभियान अंत तक अपना नहीं रुकेगा। साधन प्रस्तुत है सेवा में देव उन्हें स्वीकारें, करें सैन्य संग्रह फिर अरि को रण के लिए विचारें। लक्ष्य लक्ष्य मुद्राओं की निधि मेरे कुल की थाती, रही भूमिगत सदा निरर्थक वैसे ही रह जाती। पिता पितामह द्वारा यह निधि क्यों वर्षों की संचित है, साधन संग्रह हेतु देव के चरणों में अर्पित है। राणा शीश हिलाकर बोले यह कैसे हो सकता है, मैं अपने कुल की मर्यादा कभी नहीं खो सकता है। राणा के साधन स्वयं बाहुबल से एकत्र करूंगा, जो मेरा है नहीं उसे उपहार स्वरूप न लूंगा। भामा बोले देव पराया कुछ भी यहाँ नहीं है, धन संपत्ति मान मर्यादा सभी आपकी दी है। मेरा कुल तो परंपरा से राणा का है चेरा,
सेवा का सौभाग्य और अधिकार मात्र है मेरा। राजवंश के ही प्रसाद से श्री संपन्न बने हम, यह उपकार भुला दें तो कैसे कृतघ्न कितने हम। आज एक अवसर है आया देव और ऋण होने का, देश जाति कुल की सेवा का सुकृत बीज बोने का। अतः विनय है करें देव स्वीकार दास की सेवा, पार लगाएं निज भुज बल से जाति धर्म का खेवा। बप्पा के कुल की मर्यादा भामा तुम्हें विदित है, मेरे हाथों मिटे आज वह यह विचार अनुचित है। राजवंश ने जिसको जो कुछ दिया न वापस लूंगा, शेष प्राण है अभी देश हित हंस हंस होम करूंगा। क्षमा करें धृष्टता कर रहा प्रत्युत्तर देने की, है स्वदेश हित ही सर्वोपरि सेवक के मन में भी। यह अधिकार देव सबका है, यह कर्तव्य सभी का, सबको आज चुकाना है ऋण में वाड़ी माटी का। जन्मे हम जिस पुण्य भूमि में, जिस पर खेले कूदे, किल के जिनके नभ में लगकर बादल धौले ऊंदे। जिनकी पावन रज से पोषित हुआ शरीर हमारा, जिसके अन्न पवन जल से अभिसिंचित जीवन सारा। उसके ऋण से उर्ऋण करे जो वह धन देव कहाँ है, तन मन धन जीवन सब उसका अपना कुछ न यहाँ है। अतः विनय है देव कृपा की कोर करें सेवक पर, धन्य बनूं मैं भी स्वदेश की थोड़ी सी सेवा कर। भावातुर होकर कवि बोल उठा फिर सहसा, कहाँ मिलेगा ऐसा संगम शौर्य और गरिमा का। धन्य धन्य मेवाड़ धन्य मेवाड़ देश की माटी, त्याग जहाँ का जीवन दर्शन स्वतंत्रता परिपाटी। धन्य धन्य वीरों की जननी धन्य तुम्हारे गिरिवर, धन्य तुम्हारे लता कुंज तरु धन्य सरित सर निर्झर। धन्य धन्य मेवाड़ शिरोमणि अप्रतिहत सेनानी, स्वतंत्रता के जागृत पहरी चिर अविजित अभिमानी। लगा कंठ से बोले भामा सखा अमर बलिदानी, कवि की वाणी सत्य अर्थ में होती है युगवाणी। धन्य धन्य तुम धन्य तुम्हारे जननी जनक महिमा में, गायेगा इतिहास तुम्हारी यश गाथा चिर अक्षय। जो स्वदेश हित जीते जग में, जो स्वदेश हित मरते, जो मरकर भी मातृभूमि का आनंद उज्जवल करते। सार्थक उनका मरण विस्मरण उन्हें नहीं छू पाता, युग युग तक इतिहास अमर गाथा उनकी दोहराता। मैं निराश हो सोच रहा था देश छोड़ना होगा, बाहर जाकर रण के साधन सैन्य जुटाना होगा। किंतु वीरवर तुमने आकर मेरी द्विधा मिटा दी, अंधकार में फिर आशा की उज्जवल ज्योति जला दी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा देश छोड़कर अपना, यहीं रहूंगा सत्य करूंगा स्वतंत्रता का सपना। जिसकी ललनाओं की नस नस में जौहर का पानी, जिस धरती में जाए भामा से सपूत बलिदानी। रखे उसे परतंत्र शत्रु में ऐसी शक्ति कहाँ है, स्वतंत्रता का मंत्र पावन में उसके गूंज रहा है। देख रहा मैं खिली क्षितिज पर नवल उषा की लाली, नव प्रभात में वाड़ मुक्ति का सम्मुख गौरवशाली। इस प्रकार देश प्रेम के वशीभूत भामा शाह ने अपनी संपूर्ण संपदा महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी और उनसे आग्रह किया कि वे धन्य धान्य सैन्य प्रभुत्व से संपन्न होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। अब देखते हैं इस सर्ग के कथानक का सारांश किस प्रकार किया जा सकता है और इसकी समीक्षा के अंश क्या हैं। महाराणा प्रताप एक शिला पर चिंतित बैठे हैं। इसी समय हिरणों का एक झुंड चौकड़ी भरता हुआ निकल जाता है। आकाश में पक्षियों को उन्मुक्त उड़ता देखते हैं और उनके मन में स्वाधीनता की भावना और तीव्र हो उठती है। वे सोचने लगते हैं कि मुक्त पवन है, मुक्त गगन है, मुक्त पंख हैं अपने, मुक्त मोदिनी का प्रसार है, मुक्त हमारे सपने। प्रताप सोचते हैं कि जब धरती, आकाश और अन्य सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, तो किसी मनुष्य को क्या अधिकार है कि दूसरों को गुलाम बनाए। अपने हित के लिए दूसरों को दास बनाना और उनका शोषण करना अन्याय है। स्वार्थी मनुष्य ही छल कपट की नीति अपनाता है और अपने स्वार्थ के कारण नीति अनीति का विचार खो बैठता है। स्वार्थांध शासन अपने हित में ग्राम, नगर, पुर, खेत, बाग आदि सभी का विनाश करने पर जुट जाता है। ये राजा लोग
राज्य लिप्सा के कारण निरपराधों को दंड देते हैं। ये अपनी विजय के लिए युद्ध करते हैं और रणोन्माद में मानवता की हत्या करते हैं। लेकिन सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। मानवता का सूर्य चमक कर रहेगा। महाराणा प्रताप और भामाशाह के मध्य चल रहे वार्तालाप को सुनकर कवि पृथ्वीराज चकित रह गए और बोले कि देश प्रेम, सर्वस्व त्याग और मातृभूमि पर मिटने की यह भावना धन्य है। भामाशाह को राणा प्रताप ने गले से लगा लिया और कहा कि यह देश युगों युगों तक उन्हें याद रखेगा। अब मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अंधकार में आशा की किरण जग गई है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर सैन्य बल एकत्र करूंगा और मेवाड़ को स्वतंत्र कराऊंगा। जहां भामाशाह जैसे सपूत हों, वह देश कभी भी गुलाम नहीं रह सकता। हमारा मेवाड़ महान है। प्रस्तुत सर्ग में भामाशाह के त्याग, बलिदान और देश प्रेम को अत्यंत मार्मिक शब्दों में उजागर किया गया है। साथ ही महाराणा प्रताप के मातृभूमि पर भी प्रकाश डाला गया है। बच्चों, इस प्रकार खंड काव्य मेवाड़ मुकुट के समस्त सर्गों का अध्ययन पूर्ण हुआ। आइए एक बार खंड काव्य के समस्त भागों को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि हम अपने अधिगम को प्राप्त करने में कितने सफल हुए। बच्चों, खंड काव्य के प्रथम भाग के अंतर्गत कुल 2 सर्गों अरावली और लक्ष्मी का अध्ययन किया गया। सर्गों पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करी गई। खंड काव्य के भाग 2 में कुल 3 सर्गों प्रताप, दौलत और चिंता का विस्तृत अध्ययन किया गया। खंड काव्य के भाग 3 के अंतर्गत 2 सर्ग पृथ्वीराज और भामाशाह का अध्ययन कर संपूर्ण खंड काव्य की विशेषताओं से परिचय प्राप्त किया गया। आइए अब चर्चा करते हैं अभ्यास प्रश्न की, जो आपका गृह कार्य भी होगा। गृह कार्य के रूप में आपके लिए प्रथम प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु, कथा सार संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर चिंता, जो कि खंड काव्य का 5वां सर्ग है, का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपके समक्ष तीसरा प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर पृथ्वीराज की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करें। आज का चौथा और अंतिम प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की समीक्षा उसके कला पक्ष और भाव पक्ष के आधार पर करिए। इस प्रकार अब समय हो चला है आज की कक्षा के विशेष आकर्षण का। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख के आप परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ व शुद्ध लेखन, प्रश्नों के क्रम के अनुसार ही उत्तर के क्रमों को अंकित करना, व्याख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर लेखन में मौलिकता का समावेश करना, पद्यांश व्याख्या के पश्चात काव्यात्मक सौंदर्य पर चर्चा करना, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न पत्र में अंकित शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना। तो बच्चों, ये थी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें। इन बातों को ध्यान में रख के आप न सिर्फ हिंदी विषय में बल्कि सभी विषयों में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हार्दिक शुभकामनाओं सहित आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।